तो लास्ट क्लास में जब क्लास मैंने ऑफ किया था तब मैंने आपको जाते जाते एक इक्वेशन के बारे में बोला था कि हम अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, नस्ट इक्वेशन। तो ध्यान सुनना, नस्ट इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी आपको दिख रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सिंपल भाषा में इसको बैटरी बोलते हैं। तो अगर ये बैटरी है तो ये बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा, ये बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा। तो कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसको ईएमएफ बोलते हैं बेटा, ईएमएफ, या उसी को सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आ गया ना कि किसी बैटरी का चलो सेल पोटेंशियल पता लगाओ, तो समझ जाना क्वेश्चन आपको क्या निकालने बोल रहा है बेटा, ईएमएफ निकालने बोल रहा है। तो ईएमएफ को ही सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ बोलते हैं, या इनको एकदम सिंपल भाषा में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बोलते हैं बेटा, वोल्ट। तो कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसी को ईएमएफ बोलते हैं, उसी को सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो आखिर किसी बैटरी का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाए, किसी बैटरी का पोटेंशियल हम कैसे पता करेंगे। तो ध्यान सुनेगा, किसी बैटरी का पोटेंशियल पता करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला, या तो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो सोचिए अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपके पास सच में ये इंस्ट्रूमेंट है तो क्या करोगे, सीधा यहाँ वोल्ट मीटर लगा देना, यहाँ वोल्ट मीटर लगा देना और उस वोल्ट मीटर में देख लेना कि ये बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा। तो अगर आपके पास सच में ये इंस्ट्रूमेंट होता तो आप क्या करते, ऊपर में वोल्ट मीटर लगा देते, तो आपको मालूम चल जाता कि ये बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा। पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, आपको ये इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि बेटा इस इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो आखिर बिना इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किए हम कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। एक नस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी भी बैटरी का ईएमएफ थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं ये बताया। क्योंकि अगर आपके पास ये इक्विपमेंट होगा तो ईएमएफ तो आप निकाल ही लोगे यहाँ वोल्ट मीटर लगा के, पर आपको ये बैटरी थोड़ी नहीं मिलेगा, बैटरी पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो किसी क्वेश्चन को पढ़ के हम कैसे उस बैटरी का ईएमएफ निकालेंगे। तो किसी भी बैटरी का ईएमएफ थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं उसके लिए नस्ट इक्वेशन आपके सामने रहेगा बेटा। ये आपको हेल्प करेगा किसी भी बैटरी का ईएमएफ को थ्योरेटिकली निकालने के लिए। अभी नस्ट इक्वेशन होता क्या है, नस्ट इक्वेशन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, यहां देखेंगे बेटा, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंसंट्रेशन। ऐसे देखने में ये फॉर्मूला बड़ा अटपटा सा लगता है, पता नहीं क्या चीज़ है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, पर जब इसे क्वेश्चन बनाओगे ना बेटा बहुत इजी होता है। पहले थोड़ा सा मैं आसान कर दूं, क्या हो गया बे, चल बता आर का वैल्यू क्या होता है, आर कौन है, पीछे बैठ के दांत चिहाड़ता भगा दूंगा, बता रहा हूं मैं। आर क्या होता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन। मैंने पूछा आर कितना होता, तुमने क्या बोला 0.0821, तुमने ये बोला। ये भी आर का वैल्यू होता है, ध्यान देना, ये भी आर का वैल्यू है, पर मैंने यहाँ पर आर का वैल्यू दूसरा लिया हुआ है। अच्छा, जब आर का वैल्यू हम लोग इसको लेते थे तो याद दिलाओगे यूनिट क्या होता था, लीटर एटीएम। सॉल्यूशन चैप्टर में आर का यही वैल्यू यूज़ किया हो तुम लोग, पर यूनिट क्या था, लीटर एटीएम पर केल्विन। बेटा ये आपने आर का वैल्यू पहले यूज़ किया था, लेकिन इस चैप्टर में अच्छा ईएमएफ पता क्या है, ईएमएफ एक एनर्जी है, ध्यान देना, ईएमएफ एनर्जी को बोलते हैं, सेल पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो पता है यहाँ पर लीटर एटीएम लिखा है, इसको आपको जूल बनाना है, जूल। तो कभी भी अगर आपको लीटर एटीएम को जूल बनाना हो तो उसमें ना 101.3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लीटर एटीएम जूल बन जाता है बेटा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना ही आएगा, 8.314
क्या बच गया बेटा, जूल पर केल्विन। तो एक्चुअल में आर का वैल्यू यही होता है, आर का वैल्यू यही होता है, पर इसका यूनिट क्या रहता है, लीटर एटीएम। पर इस चैप्टर में हमको लीटर एटीएम ये सब से मतलब नहीं है, हमको तो जूल से मतलब है, एनर्जी से मतलब है। तो इसीलिए लीटर एटीएम को चेंज करने के लिए इस फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो जूल बन जाता है। पर आपको इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ऐसे याद रख लो, आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा कि सॉल्यूशन चैप्टर में आर का ये वैल्यू यूज़ करते हैं, आर का ये वैल्यू, और जिस चैप्टर में हम एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ये सब ऐसे चैप्टर जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब एनर्जी के बारे में पढ़ें तो आर का ये वाला वैल्यू लेंगे। तो आप ऐसे याद रख लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस आर का वैल्यू यूज़ करेंगे और सॉल्यूशन चैप्टर में इस आर का, याद रहेगा बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ सुनेंगे, तो मैंने आपको आर का वैल्यू बता दिया, आर का वैल्यू बता दिया। अच्छा, टी यहाँ पर टेम्परेचर। बेटा ये बताओ, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। कितना होता है बेटा वो, 298 केल्विन, ठीक है। और एफ यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट कितना था बेटा, 96500 कूलम। अब अगर मैं सारे वैल्यू यहाँ पुट अप कर दूँ, अच्छा एक बात और, ये एल कभी देखिए क्या होता है, नेचुरल लॉग है वो, एल एन मतलब नेचुरल लॉग होता है। पर हम लोग अक्सर लॉग को इस फॉर्म में देखते हैं, ऐसा ज़्यादा देखने की आदत नहीं हमको। तो यह एल एन लिखा है, उसको लॉग लिखना है अगर आपको, तो गौर सुनो बेटा, अगर आपको लॉग लिखना है एल एन के प्लेस पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट ना, अगर आपको लॉग लिखना है एल एन के प्लेस पर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, तो जो एल एन है वो लॉग बन जाता है। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, देखते हैं क्या मिलने वाला है बेटा, ध्यान सुनना, क्या मिलेगा, ईएमएफ देखेंगे ध्यान से, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस आर का वैल्यू क्या लेने बोला बेटा मैंने, 8.314, टी का वैल्यू 298, और मैंने बोला कि नेचुरल लॉग को मैं लॉग लिखूंगा, नेचुरल लॉग को अगर लॉग लिख दूँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे आते हैं बेटा, एन को एज इट इज रहने दीजिए, एफ का वैल्यू कितना होगा मेरा 96500, और ऊपर लिखा हूँ एनोडिक कंसंट्रेशन, तो इसको शॉर्ट में एनोडिक कंसंट्रेशन ऐसे लिख देता हूँ, और ये कैथोडिक कंसंट्रेशन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद अगर मैं इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करूंगा ना, यहां देखना, अगर मैं इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करूं तो ये आएगा बेटा 0.0591, नीचे क्या बच गया, यहां पर सिर्फ n बचा है, और यहां पर क्या आ गया, लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन और कैथोडिक तो ये फाइनल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आपको ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब बस आपके लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ ये लास्ट वाला फॉर्मूला और कुछ नहीं। ये सब आपको अभी लिख लो एक बार, पर इन सबको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ का वैल्यू चेंज हो नहीं सकता और आर का वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकता, और अभी के लिए कहूंगा कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं, याद रखना, जब भी किसी बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं तो बताओ बेटा, ई नॉट का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ई नॉट का वैल्यू कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सारे वैल्यूज स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले गए थे, यानी कि टेम्परेचर कितना रहेगा 298। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए, टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन ही होता है। तो जब मुझे मालूम ही है कि टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो फिर सॉल्व करने पर यही आएगा। तो जबरदस्ती आपको ना ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एकदम कोई बहुत वर्स्ट कंडीशन आ गया जिसमें बोल देगा टेम्परेचर को 300 केल्विन ले लो, तो फिर सोचना पड़ेगा आपको, फिर आपको इसके साथ इसके प्लेस पर क्या लेंगे 300, पर ऐसा होता नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ है, तो आप चिंता ना करें। प्लीज़ कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन कैसे बनाते बताऊंगा बेटा। फॉर्मूला बहुत आसान है, अभी देखने में आपको अटपटा लग रहा होगा, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना बहुत आसान होता है। तो आज हम बैटरी का ईएमएफ निकालना सीखेंगे, यानी कि सेल्फ पोटेंशियल निकालना सीखेंगे।
सरदार जी दिख रहा है? ये डायरेक्ट लास्ट वाला फॉर्मूला भी लिखो, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार अभी लिख रहे हैं हम लोग, जीरो 0.0591 0.0591, ठीक है। कॉपी कर ले बेटा इसको, ठीक। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है। अब इस फार्मूला को यूज़ कैसे करना है, इस फार्मूला को यूज़ करना इसलिए इतना आसान है क्योंकि लगभग चीज़ें आपको ना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लगभग चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, बस ये n का वैल्यू गिवन नहीं रहता। तो बस आपको ना ये n निकालना है, बाकी ये E0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, कंसंट्रेशन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस ये n का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। और बहुत मुश्किल नहीं है, आपने निकाला भी है, इसको दिखाता हूँ कैसे। चलिए तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्मूला में ध्यान सुनेंगे बेटा, इस फॉर्मूला को एक बार ना ऐसे भी लिख लो, तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड 0.0591 अपॉन n लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंसंट्रेशन। अब यहाँ जरा ध्यान सुनेंगे, एकदम ध्यान सुनेंगे बेटा। ये जो EMF होता है ना, EMF को E सेल भी लिखते हैं बेटा, और कैथोड माइनस एनोड को E0 सेल भी लिखते हैं। तो यही इक्वेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है, लिख लो इसको। इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जाता है, इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं। और ई सेल को कहते हैं बेटा सेल पोटेंशियल, ई सेल को कहा जाता है सेल पोटेंशियल, और E0 सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अगर सपोज किसी क्वेश्चन में बोलेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है, तो अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है तो समझो सीधा आपको E0 सेल गिवन है, और बोलेगा सेल पोटेंशियल निकालो या EMF, तो ई सेल निकालना है आपको। तो इसी एक ही इक्वेशन को कई तरीकों से लिखते हैं। लिख लिया? चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस फॉर्मूला की यूज़ कैसे करना है। याद रखिए, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ताकि किसी भी बैटरी का हम क्या निकाल सकें, सेल पोटेंशियल। किसी भी बैटरी का हम सेल पोटेंशियल निकाल सकें, सेल पोटेंशियल निकाल सकें, थ्योरेटिकली निकाल सकें। अब कैसे निकालेंगे, चलिए तो एक एक करके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। ज़रा गौर सुनेगा, ज़रा गौर सुनेगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुने बेटा। मैं आपको यहां पर ना जिंक और कॉपर का बना हुआ जो सेल होता है, चलो अब आपको इसका EMF निकाल के बताऊंगा बेटा, इसका EMF निकाल के बताऊंगा, कॉपर और जिंक के बने हुए बैटरी का EMF निकाल के बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इसको डायग्राम समझाता हूं। एग्जाम में डायग्राम नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में डायग्राम गिवन नहीं होगा, पर मैं जानबूझकर शुरुआत डायग्राम से कर रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए। तो अब यहां देखेंगे, प्लीज यहां देखेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, जिंक और कॉपर का बना हुआ बैटरी है, मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये जिंक, और अंदर किसका सॉल्यूशन होगा, जिंक आयन का। और बेटा ये अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो यहां पर कॉपर आयन का सॉल्यूशन होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगा। तो मान लो मैंने बता दिया इसका कंसंट्रेशन है बेटा 0.01 m, और ये भी एक सॉल्यूशन है तो इसका भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो कंसंट्रेशन दिया रहेगा। तो मान लो इसे कंसंट्रेशन दिया बेटा 0.001 m, 0.001 m, इसका आपको कंसंट्रेशन मैंने इतना दे दिया, ठीक है। अब आपको इस बैटरी का EMF निकालना है, अब आपको इस बैटरी का EMF निकालना है। तो ध्यान सुनो करना क्या है। अच्छा,
अब ये बताओ, आपको जिंक का ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा बेटा, हालांकि आपको शायद याद हो गया होगा, जिंक का ई नॉट होता है -0.76 वोल्ट, पर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और कॉपर का ई नॉट का वैल्यू होता है, ई नॉट का वैल्यू कॉपर का होता है बेटा +0.34 वोल्ट। तो याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसका ई नॉट होता है, इलेक्ट्रोड का ई नॉट होता है, और सॉल्यूशन का क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन। अब बताओ इसमें से एनोड कौन है, कैथोड कौन है, जल्दी बताना। ये क्या है आपके लिए, एनोड, बताओ बेटा, ये क्या है आपके लिए, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या मैं एनोडिक कंसंट्रेशन बोल सकता हूं, और ये क्या कहलाएगा बेटा, कैथोडिक कंसंट्रेशन। तो बस सब कुछ अवेलेबल है, फॉर्मूला अप्लाई करें। यहां देखना, EMF इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंसंट्रेशन। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं बेटा, जल्दी बताना, जल्दी बताना। यहाँ पर कैथोड कौन है इन दोनों में से, कॉपर। तो बताइए यहाँ पर किसका ई नॉट का वैल्यू लूंगा बेटा, कॉपर का। यहाँ किसका ई नॉट का वैल्यू लूंगा, जिंक का 0.0591। अभी n कितना होगा मैंने बताया नहीं है, या शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बताओ, जल्दी बताओ, एनोडिक कंसंट्रेशन यानी किसका कंसंट्रेशन, जिंक आयन का। तो यहाँ जिंक आयन लिखो, और यहाँ पर बेटा कैथोडिक कौन है, कॉपर। तो यहाँ कॉपर आयन। अब वैल्यू पुट अप करते हैं। चलो, तो यहाँ देखेंगे, कॉपर का ई नॉट कितना दिया है, +0.34, जिंक का बेटा 0.0591 n, अभी मैंने आपको नहीं बताया है, होल्ड करते हैं। ये बताओ, जिंक का क्या कंसंट्रेशन दिया है बेटा, 0.01। तो 0.01 को क्या मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूं बेटा, और कॉपर क्या है 0.001, 10⁻⁻3। अब बस बच गया n का वैल्यू। तो n का मतलब होता है इस कंटेनर से कितने इलेक्ट्रॉन निकल के इस कंटेनर में आएंगे, उसको बोलते हैं n। कितने इलेक्ट्रॉन, n मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में आएगा। तो ये बताओ, जिंक और कॉपर के बीच जो रिएक्शन उसको कैसे लिखते हैं, जिंक और कॉपर का रिएक्शन कैसे होता है, याद है आपको, जिंक निकालता है 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर कितना गेन करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितना निकला, कितना गेन हुआ, 2 निकला, 2 गेन हुआ। तो बेटा इसमें n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है वही n का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बस अब आपके यहाँ n का वैल्यू 2 रख देना है, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे भी सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। कॉपी करो। पहले वैल्यू पुट अप कीजिए, फिर सॉल्व कैसे करना है बताऊंगा। बेटा एक काम करना, तो कहीं पर स्पेस, एक बार रुक जा, पहले देख लो इधर। फॉर्मूला लिखने से पहले अगर स्पेस आपके पास होगा तो लिख लेना, जो लिख के बता रहा हूँ मैं।
या फिर लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, मैं एक्चुअली एक चीज़ बताना भूल गया। मैंने आपको इस डायग्राम को ले करके बताया, तो डायग्राम में दिए हुए वैल्यूज़ को आपने यहाँ पुटअप कर दिया, पर एग्ज़ाम में डायग्राम तो नहीं दिया रहेगा ना, एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं दिया रहेगा। तो ऐसा क्या चीज़ दिया रहेगा जिसको देख के हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे? तो सुना बेटा, अब इसी डायग्राम को ना मैं एक खास तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां देखना, इस डायग्राम के प्लेस पर ये लिखा हुआ आएगा आपके एग्जाम में। ये देखो बेटा, ऐसा लिखा हुआ आएगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ऐसा, तो वो डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा समझाता हूं मैं, इसका क्या मतलब। इस डबल लाइन है बेटा, इस डबल लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज। और इस तरफ जो दिख रहा है वो इस तरफ रिप्रेजेंट किया है मैंने, और डायग्राम में जो इस तरफ है उसको इस तरफ रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है बेटा, और ये समझ गए होंगे क्या है ये आयन, यानी क्या है बेटा वो सॉल्यूशन। इस तरफ ये क्या है बेटा सॉल्यूशन, और इस तरफ क्या है बेटा ये इलेक्ट्रोड। तो बस इतना याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं और आयंस को बीच में लिखते हैं। तो एग्जाम में याद रखना, ये डायग्राम नहीं आएगा, ऐसा हुआ आएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस डबल लाइन के लेफ्ट साइड कौन होता है बेटा? एनोड, और इस तरफ क्या रहेगा? कैथोड। तो इसको क्या बोलूंगा? एनोडिक कंसंट्रेशन। इसे क्या बोलूंगा? कैथोडिक कंसंट्रेशन। रही बात ई नॉट की, तो बेटा ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, आपको बन जाएगा। तो याद रखना, डायग्राम नहीं आएगा एग्जाम में, इसी डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्पेस है तो इसको ऊपर में लिख लो कहीं पर, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दूंगा। तो एग्जाम में डायग्राम नहीं आएगा, उस डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं बेटा, इसको सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। यहां तक लिख लिए? आगे सॉल्व करें इसको। अब यहां तक ठीक है बेटा? जल्दी लिखो। ठीक है, आगे बताऊं? लिख लिया हो ना? हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं बताया तो बेटा क्या करना है आप लोग को, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। तो पहले तो आप ये बताइए, मेरे ख्याल से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1.1 के आसपास आएगा बेटा, ये 1.1 कुछ आता है ये। और पता है n का वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या लिया है? अब एक छोटा सा हिंट आपको बताता हूँ। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं बेटा, 99% चांस ऐसा है कि n का वैल्यू 2 ही होगा। मतलब लगभग सभी क्वेश्चन में n का वैल्यू 2 ही आता है। कभी कभी 1 भी आता है, तो 1 में कोई दिक्कत नहीं है, और कभी कभी 3 आता है। तो अब 3 आ ही जाएगा तो 3 से डिवाइड कर लेना भाई, तुम्हारी मर्जी। पर अगर मुझे मालूम है कि n का वैल्यू लगभग डिसाइडेड है कि n का वैल्यू 2 ही आएगा, तो सीधा इसको डिवाइड करके याद ही करो ना बेटा। जब इसको डिवाइड करोगे ना 0.02955 होता है, ये मुझे जबानी याद है। तो आप सीधा इसका डिवीजन पार्ट याद ही रख लो। तो जब भी n का वैल्यू 2 होगा तो इसको डिवाइड करने पर इतना ही आता है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं इधर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्लास 11th में लॉग की प्रॉपर्टी सिखाई गई है बेटा। ये बताओ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा क्या? ये देखो, log 10⁻² माइनस लॉग 10 क्या होता है बेटा?
-3, ये प्रॉपर्टी याद है, log m अपॉन n, ओ सॉरी, log m अपॉन n, ठीक तो लिखा था, क्या होता है बेटा, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, करेक्ट। तो कुछ गलत बोल दिया क्या? तो बस फिर ये कितना आ रहा है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप लोग को ये प्रॉपर्टीज याद है कि नहीं, जरा मुझे याद दिलाना बेटा कि log यहां सुनो बेटा, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, ये सब आपको याद है, क्लास 11 में पढ़े हैं सब हम लोग। तो बताओ, जो 10 के पावर में तो सामने आ जाता है बेटा, इसको कैसे लिखूंगा फिर मैं, -2 log 10, यहां देखो इसको क्या लिखूंगा बेटा, -3 log 10, और जल्दी बताए log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया -2, और यहाँ पर क्या बचा बेटा, -3। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करो 0.02955 से, इसको जल्दी से कितना आ रहा मुझे बताओ बेटा, ये तो हाँ क्योंकि 1 हो गया है तो, है ना, ये तो 1 हो गया आपका, 1 हो गया तो फिर 0.2955, यहां तो 1 हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। अभी इसको पूरा लॉग ओपन कर करके बता रहा हूं, बाद में ये ना आप एकदम डायरेक्ट करने लग जाओगे, इसको एकदम डायरेक्ट बनाने लग जाओगे। मैं इसको थोड़ा और फास्ट करके बता दूंगा आप लोग को। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताएंगे मेरे को? ठीक है, अगर लास्ट ईयर आपने लॉग पर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो थोड़ा ये आपको अटपटा लगेगा, अगर आपने लॉग के ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो थोड़ा ये आपको अटपटा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ इसको, अभी के लिए तो कॉपी कर लो पहले इसको, फिर इसको मैं आपको डायरेक्ट लिखने के तरीके बता देता हूँ। ये एक्चुअल मेथड है लिखने का। सब लिख लिया क्या? अब इसी को ना इतना लंबा चौड़ा ना लिख के आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। हटा दो बेटा इसको, मैं यहाँ देखना, इसी को मैं ऐसे भी करूँगा, ये देखिए, इसी को आप सीधा ऐसे कर दो कि मैं इस तरफ को बता रहा हूँ ना, ये तो आपको पता ही है 0.0 इतना आएगा। अब यहाँ सुनो बेटा, आप इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, चलेगा। तो कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा यहाँ पर, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻1। अब 10⁻1 है तो ये बेटा log 10 तो 1 ही होता है, अब 10⁻1 है मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। अगर यहाँ पर 10⁻−1 होता तो यहाँ पर क्या बचता, बस। अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम बच जाएगा आपको 0.02955, और उसके बाद जो भी यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी उसको आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगला एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हटा दूं मैं, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे बना के दिखाना, नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे बना के दिखाना। ये हम लोग लेंगे यहाँ पर PB/PB2 प्लस 0.001 m /CU2 प्लस 0.0001 m, ये ऐसी वैल्यू आता है, ऐसे ही वैल्यूज रहते हैं। अब बस बेटा मुझे एक काम करो, जरा E0 के वैल्यूज मुझे लेड का कितना देख के बताओ तो कॉपी में, ये मुझे जबानी याद नहीं है। (0.1) ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करो, चलो बना के दिखाओ। इस क्वेश्चन को बनाइए।
कैथोड कौन है बेटा इसमें? राइट वाला कैथोड होता है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉपर एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। क्यों? क्योंकि 2 ही आता है इसलिए 2 आएगा। दिख रहा है ना साफ साफ, यहां भी 2 प्लस है, यहां भी 2 प्लस, तो एन का वैल्यू 2 ही आएगा। करेक्ट है ना, एन का वैल्यू 2 आएगा। मैं इसका भी थोड़ा सा बताया हूं आप लोग को बेटा, इधर सुनो। अगर आपके पास दो मेटल है, दोनों में +1 चार्ज है, तो बेटा एन का वैल्यू 1 आएगा। अगर आपके पास दो मेटल है और दोनों में 2+2+ चार्ज है, तो एन का वैल्यू 2 आएगा। देखते जाओ, अगर एक में 2+ चार्ज और एक में 1+ चार्ज, तब भी एन का वैल्यू 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। याद है पिछले क्लास में कॉपर और सिल्वर लेते थे, तो कॉपर और सिल्वर बैलेंस नहीं हो रहा था, तो सिल्वर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे, पिछले क्लास बताया हूं मैं, याद आया? तो अगर 2+ और 1+ वाला मेटल रहेगा तो एन का वैल्यू क्या आएगा? 2। तो फिर उस हिसाब से बताओ, अगर एक में 2+ है और एक में 3+, कितना आएगा एन का वैल्यू? 6। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप एन का वैल्यू देख, तो मैक्सिमम केस में ना बेटा एन का वैल्यू 2 ही आता है। मैक्सिमम केस में एन का वैल्यू 2 ही आता है, तो आप ऐसे भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, लॉग ऊपर किसका कंसंट्रेशन जाएगा बेटा? यानी किसका? लेड का, और नीचे बेटा कॉपर का। चलो बना के दिखाओ इसको। हो गया प्रवीण? आंसर भी आ गया? कितना है बेटा? ये फाइनल ईएमएफ है ना। और इसके पहले वाला में कितना आया था? ये हटा दूं क्या इसको? इसको लिखे हो क्या? हटा दूं? तो तुम कह रही हो कि इसका आंसर आया कितना बेटा? 0 पॉइंट, चलो इतना मान चलते हैं, ठीक है। क्या यही आंसर है सबका? ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, ये बस आपको बताने के लिए है कि जब तुमने जिंक और कॉपर का बैटरी बनाया था, सुनो बेटा ध्यान से, तब ईएमएफ कितना आया था? 1.1 के आसपास। ख्याति बिटिया इधर देखो, कुछ बता रहा हूं बेटा, इधर सुनो। तो जिंक और कॉपर में ईएमएफ ज्यादा आया और इसमें कम क्यों आया? बताओ, इसमें कम क्यों आ रहा है और इसमें ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक बहुत ऊपर है, कॉपर बहुत नीचे है। डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज आया। और बेटा ये दोनों कॉपर और लेड बहुत बड़े डिफरेंस में नहीं होते, इसलिए पोटेंशियल यहाँ पर क्या आया? कम। तो अपन लास्ट क्लास से बात कर भी तो रहे थे ना कि किसी बैटरी में पोटेंशियल ज़्यादा कब आएगा, कब कम आएगा। तो अगर ज़्यादा दूर दूर वाला एलिमेंट लोगे, एकदम ऊपर का एकदम नीचे का, तो ईएमएफ का वैल्यू ज़्यादा, और पास करेंगे तो कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ? ठीक, तो ये बन गया सबका। मैं भी आपके पास आऊँगा, और अगर दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Cu2 प्लस 10⁻⁻2m Ag प्लस 10⁻⁻3m और Ag, और इनके ई नॉट के वैल्यूज तो आपको पता ही है बेटा। कॉपर का +0.34 वोल्ट होता है और सिल्वर का +0.80 होता है। चलो ट्राई करो इसको। एन का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, एक सावधानी रखने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनो बेटा इधर, इसको ध्यान सुनना एकदम। मैक्सिमम लोग यहां पर गलती करते हैं, एक यहां सुनेंगे,
ये तो डिसाइडेड है कि ऊपर एनोड जाएगा और नीचे कैथोड। तो बताओ ऊपर किसका कंसंट्रेशन लूंगा बेटा? कॉपर का, और नीचे बेटा सिल्वर का। आपने एक चीज नोटिस किया, मैं डायरेक्ट भी यहां पर कर सकता हूं। मेरे कहने मतलब इस आयन को मैंने क्यों लिखा? भाई मुझे वैल्यू पहले से पता है, तो सीधा सीधा मैं वैल्यू पुटअप कर सकता हूं यहां पर। जबरदस्ती आयन लिख के मुझे क्या मिलेगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यहां पर बेटा मैंने आयन को लिखा है, उसके बाद वैल्यू पुटअप किया। तो ध्यान सुनना, इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी वैल्यू डायरेक्ट मत रखना। अभी फिलहाल अभी तो मत रखना, जब आपको आदत लग जाए तो अलग बात है। तो इस ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप मत करना, पहले आयन को रखना फिर वैल्यू रखना। इससे क्या होगा पता है? यहां सुनो, अगर मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दूं तो मेरे से गलती हो जाएगी। बताता हूं कैसे। ऊपर कौन सा चार्ज है? 2+ और नीचे बेटा 1+। ये बैलेंस नहीं है। और क्लास 11 में एक लॉ पढ़ते, लॉ ऑफ एक्टिव मास। उसमें कहा जाता है कि कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो बेटा ऊपर में 2+ है और नीचे क्या है? तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करना, तो जल्दी बताना मेरे को। इधर सुनो, अगर ऊपर में 1+ है नीचे 1+ है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर ऊपर में 2+ है और नीचे में 1+ वाला आयन होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या कर देंगे? स्क्वायर। और बताओ जल्दी, अगर ऊपर में 2+ वाला कंसंट्रेशन है और नीचे 3+ वाला, क्या करेंगे बेटा? इसका स्क्वायर और इसे क्या करेंगे? क्यूब। तो गड़बड़ नहीं करने का, पहले आयन को रखो तभी तो दिखाई देगा ना कि ऊपर 2+ नीचे 1+। बैलेंस नहीं है ये। तो बैलेंस करने के लिए Ag के कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे। करेक्ट। अब वैल्यू पुटअप करो, अब आगे बन जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करेंगे ना, एक बार आयन को जरूर रखना। और ऊपर नीचे चार्जेस सेम होने चाहिए, ऊपर और नीचे चार्जेस सेम होने चाहिए। तो सेम करने के लिए मैंने वहां पर स्क्वायर किया है। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, अब बन जाएगा। अच्छा, इसमें n का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2। कॉपर का क्या कंसंट्रेशन है भाई? 10⁻²। और यह है बेटा 10⁻³ का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? और अगर कैंसिल कर दूं, अब 4 सामने आ जाएगा। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है बेटा? 0 पॉइंट। चलो अब इसको बना लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद इससे उसको माइनस कर देंगे। हाँ, कुछ पूछना है बेटा? बोलो बोलो, क्या जानना है? बताएंगे, डाउट होगा तो।
तो क्या आंसर 0.3 के आसपास आ रहा है? इसका आंसर कितना है बेटा? 0.34 वोल्ट के आसपास आपको इसका आंसर मिलेगा, बन जाएगा। ठीक है, समझी सिरिजा कहाँ गड़बड़ हुआ है? तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको उससे माइनस करेंगे। ये अच्छा, तुम्हारा आंसर जो है, तुमने जो आंसर अभी बताया तुमने, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने इसको पहले माइनस किया फिर मल्टीप्लाई किया और तुम्हारा आंसर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था। ये आंसर लॉजिकली भी सही नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉपर अगल बगल में होते हैं। आप उस सीरीज देखो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कॉपर के जस्ट नीचे कौन है बेटा? सिल्वर। इतने पास पास वाले एलिमेंट को 1 के लेवल पे EMF नहीं आता, 1 बहुत कम होता है। 1 तभी आएगा जब बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा एलिमेंट का, तो लॉजिकली भी फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे कॉपर, जिंक और सिल्वर, जिंक। चले एक मुझे बना के दिखाएंगे बेटा। Zn2 प्लस एनोड का होगा 2m प्लस। ये क्वेश्चन है आपका। E0 का वैल्यू, जिंक का -0.76 वोल्ट, E0 का वैल्यू किसका भाई? सिल्वर का प्लस 0.334 वोल्ट, और गिवन आपको बता रहा हूँ बेटा log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। याद रखना log का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, log का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्योंकि इसमें log यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो log 2 की जरूरत पड़ेगी आपको। तो log 2 का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो जब भी log का कोई वैल्यू की जरूरत पड़े तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर भी इसके बाद वाले चैप्टर में log टेबल कैसे देखते हैं मैं आपको सिखा दूंगा, पर अभी के लिए log 2 का वैल्यू गिवन है। तो एक बार ट्राई कीजिए, मैं भी पीछे पीछे सॉल्व करूंगा आपके। होगा दोनों दोनों। -2 माइनस ऐसे हो, अब तो 3 हो जाएगा ना, बीच में माइनस कर दी थी। तो बनाइए बनाइए बनाइए, बन रहा है, बन रहा बेटा। फॉर्मूला पुट अप कर दिखाओ मेरे को। हाँ करो करो करो। हाँ बन रहा है। ऋषिकेश बन रहा है, बताएंगे बेटा। डाउट हो दिखा, बोलो बन रहा है। वैल्यू पुट अप करो जल्दी, जहाँ पर भी दिक्कत होगा बताएंगे बेटा। E0 के वैल्यूज क्वेश्चन में दिए रहेंगे, log का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन रहता है। जहाँ पर log की आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन में log का वैल्यू दिया रहता है। फिर भी मैं आपको इसके बाद वाले चैप्टर में log कैसे देखते हैं बताऊंगा। n के वैल्यू 3 नहीं आएगी, 2 आएगी, क्योंकि एक तरफ मेटल में 2 प्लस चार्ज है, एक तरफ मेटल में 1 प्लस चार्ज है, तो 2 प्लस 1 प्लस मतलब 2। log 1 कैसे आएगा? log 1 नहीं आएगा ना बेटा, मैं बताता हूँ सॉल्व करके। log की प्रॉपर्टी पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखो पहले तो ये बताओ कि क्या आपने ऐसा कुछ वैल्यू पुटअप किया है बेटा? 0.80
फिर n का वैल्यू 2 आएगा ना, n का वैल्यू 2 होगा तो सीधा इसको 2955 लिख देते हैं। अब इसको देखो जरा, ये वाला पार्ट जरा ध्यान देना बेटा। मैं कैसे करूँगा, लॉग ऊपर किसका कंसंट्रेशन लिया हो बेटा, जिंक का। जिंक का कितना है, जिंक कंसंट्रेशन 0.2। तो क्या मैं 0.2 को 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। और नीचे क्या है बेटा, सिल्वर कितना है 10⁻⁻2, उसको स्क्वायर करेंगे आप। तो बस इस पार्ट को सॉल्व करके दे दे रहा हूँ मैं आपको, देखते जाना ध्यान से। ये हो गया बेटा 2 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया 10⁻⁻4। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इधर देखना ध्यान से, log 2 इंटू 10⁻⁻1 माइनस log 10⁻⁻4। ध्यान से देखना बेटा प्लीज। अब ये ऐसे हो जाएगा, अब ये ऐसे हो जाएगा। जो 10 के पावर में होता है ना, जो 10 के पावर में सीधा नीचे उतर जाता है बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा -1। मुझे बताना पड़ेगा कैसे हुआ ये, याद आया कुछ बचपन का। इसको डायरेक्ट जो भी 10 के पावर में होता है उसको नीचे उतार दिया करो सीधा सीधा, क्योंकि बता ही देता हूं भाई। इधर सुनो, ये कैसे किया था मैंने, इधर सुनो, यहां तक क्लियर बेटा सबको। अब यहां देखना, अभी पूरा पूरा करते फिर बाद में आप खुद भी शॉर्टकट ही मारेंगे। लॉग एक रिलेशन होता है ना बेटा, log m इंटू log n क्या होता है, log m प्लस log n। तो बेटा ये log m इंटू n है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये log 2 प्लस log 10 पर क्या हो जाएगा -1। ये देखिए log 2 इंटू 10 पर -1 था ना, तो log m इंटू n को मैंने log m प्लस log n लिख दिया, ऐसे लिख दिया है। अब आगे बढ़ते चलो। अब ये बताइए, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने कि जो 10 के पावर में होता है वो सामने आता है, जो 10 के पावर में वो सामने, तो बेटा 10 पर -1 है तो -1 आपके सामने आ जाएगा। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो उसको मैंने हटा दिया वहां से। तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता था कि 10 के पावर में जो होता है ना वो सीधा नीचे उतार देना उसको। आगे बढ़े, इधर आइए, log 10⁻⁻4। अच्छा, इसको भी आप चाहे तो वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर सुनो, देखते जाना देखते जाना। ये हो गया बेटा log 2 -1, और मैंने क्या बताया, जो 10 के पावर में होता है सीधा सामने आ, क्या हो जाएगा बेटा ये -4। अब log 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, log 2 का वैल्यू क्वेश्चन दिया है, log 2 का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 0.3010। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, बन जाएगा। थोड़ा log का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए कॉपी कीजिए अब इसको, समझा। तो लॉग के प्रॉपर्टी को नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा बार बार करने पर ये आदत में आ जाएगा, चिंता ना करिए, बन जाता है। कोई इन दोनों को माइनस किया गया बेटा 1 ठीक। चलिए तो EMF निकालिए फिर। किसी ने सॉल्व किया क्या बेटा इसको?
सिर्फ कैलकुलेशन आपको संभालना है। किसी ने आंसर निकाला क्या बेटा? आया 1.4। 1.1 के आसपास 1.4। तो क्या आंसर आ रहा है? 1.4 के आसपास। नेगेटिव नहीं आएगा आंसर। नेगेटिव कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ईएमएफ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, क्लास 11th में देखना, जब थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ रहे थे, एक टॉपिक पढ़ाया गया था आपको, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको बोलते हैं जो हो सकता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो कभी नहीं हो सकता। तो क्या क्या रूल था याद है? डेल एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, और उसमें एक और है, ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए। ईएमएफ कभी नेगेटिव नहीं आता बेटा। अगर ईएमएफ नेगेटिव आ गया तो तुमने ऐसा बैटरी बना दिया जो काम ही नहीं करेगा। तो ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। करेक्ट। चले इसके आगे के एग्जाम्पल, ये तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल थे, स्पेसिफिक एग्जाम्पल कल से करते हैं बेटा इसको, ठीक है? फिर मैं आपको लॉग और प्रैक्टिस करवा दूंगा, चिंता ना करें आप।